Hello students, good morning. Welcome to Pragati Science classes and our YouTube channel PS Educare. हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखे थे, अर्थ मैग्नेटिज्म देख रहे थे। ठीक है, वो बात हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग कुछ डिफिनेशन पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड हम लोग कुछ डिफिनेशन देखते हैं, जिसमें देखेंगे सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन। क्या देखेंगे सबसे पहला? मैग्नेटाइजेशन। देखिए, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, बस आज वही सब डिफिनेशन देख लेंगे, अगले क्लास मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, बात समझे? इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या चीज? मैग्नेटाइजेशन। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एकांक आयतन में उपस्थित मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। एकांक वॉल्यूम में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहेंगे। तो हिंदी भी लिख लीजिए। एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ऐसा ही लिखिए, इसका सब नाम है। अब हिंदी में और कठिन नाम है, ठीक है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। नाम को वही रहने दीजिए, बाकी सबका हिंदी लिखिए, ठीक है, इस तरह से। अब बात समझिए, मतलब कोई भी पदार्थ है, आप समझिए, कोई भी पदार्थ है, उसके एकांक आयतन में कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसको कहेंगे क्या चीज? मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या, कहां से? तो प्रत्येक एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक एटम के पास कुछ न कुछ क्या होता था? मैग्नेटिक मोमेंट होता था। अब वैसा ही बहुत सारा एटम के पास हो गया, तो अब एकांक आयतन में कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजेशन। यदि मैग्नेटाइजेशन आई बराबर लिखे, मैग्नेटाइजेशन आई इज इक्वल टू क्या लिखाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट और बटा में वॉल्यूम। नई बात समझे? क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट और बटा में क्या चीज आ जाएगा? वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग लिखते हैं क्या चीज? पोल स्ट्रेंथ m इंटू 2l, यह है ना, या 2a, m इंटू 2a, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? m इंटू 2a लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं? देखिए तो कोई दिक्कत? या इसको करंट इंटू इफेक्टिव एरिया भी लिख सकते थे, तो आई के टर्म में आता, कोई उससे भी दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम को हम लोग क्या रखेंगे? वॉल्यूम को रखेंगे क्या चीज? वॉल्यूम बराबर पढ़े थे ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट यहाँ 2a ले लेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया a हो गया, और इंटू 2a। तो 2a से 2a क्यों लिए? क्योंकि लेंथ वही होगा।
जो डायपोल का लेंथ होगा। बात समझे, ये वॉल्यूम हो गया। आई बराबर लिखेंगे तो यम बाई ए। अब यम को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू यल, और बटा एरिया को यल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। बात समझे, ये हो गया, कोई दिक्कत? ये आई बराबर हो गया, ये स्मॉल आई करंट है, और यल क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू करंट और बाई लेंथ। यहाँ से इसका एस आई यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग। एस आई यूनिट क्या लिखा जाएगा, देखिए तो करंट का हो जाएगा एम्पियर बाई मीटर। एम्पियर पर मीटर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटाइजेशन का। और फिर आप इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा डायमेंशन, डायमेंशन करंट का डायमेंशन होता है आई, और लेंथ का हो जाएगा यल, तो यल इंटू आई लिख सकते हैं, यल इनवर्स आई हो जाएगा। कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझे, सदिश राशि। यम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या देखते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसी को क्या बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ। बात समझे, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच भी एक कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी होता क्या है, समझिए। मैग्नेटाइजेशन क्या है, कि मैग्नेटाइजेशन होता है, आप ये कहिए कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके कारण जो एकांक वॉल्यूम में हुआ उसको कहे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हुआ, कि यदि किसी पदार्थ में हम मैग्नेटिक फील्ड दिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या किए, दिए, तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बात समझे क्या बोले, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया उसी को कहते हैं क्या चीज, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बात समझे, तो वही बात लिख लीजिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए मटेरियल देन एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ क्या चीज, मैग्नेटाइजेशन पहले से जो उपस्थित था और प्लस जो फील्ड दिए, उस दोनों का कितना क्या हो गया, समेशन के बराबर हो गया। बात समझे, जो मैग्नेटाइजेशन ये इंटेंसिटी दिए वो, और जो अपने से था, दो तरह की बातें हो गया। एक तो उसके अंदर पहले से उपस्थित था और एक हम दिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, तो दोनों का समेशन। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। बात समझ में आ गया, तो हम लोग वही लिखते हैं, व्हेन, एक पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए magnetic field applied in a material, then total magnetic field in the material is the vector sum of किसका, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। समझिएगा, मैग्नेटाइजेशन, बात समझिए। सबसे पहला
एक तो जो दिए वो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा जो इस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण, जब आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, बात समझिए। जैसे मान लिया जाए ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब इसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो बताए थे ना, कंडक्टर के जैसा इसका बिहेवियर नहीं होता है कि या तो प्रवेश नहीं करेगा या तो प्रवेश पूरा कर जाएगा। कंडक्टर में यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताए थे कि या तो प्रवेश एक भी नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब कंडक्टर होता था, और जब इंसुलेटर होता था तब पूरा का पूरा प्रवेश कर जाता था, और जैसे उसको इच्छा होता था वैसे प्रवेश करता था। लेकिन कंडक्टर के केस में उसके सरफेस को टच करने के पहले भी परपेंडिकुलर होता था। यहाँ पर वो सब बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तीन तरह का मटेरियल होता है। एक को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, एक को कहते हैं क्या चाहिए, फेरोमैग्नेटिक, दूसरा को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, सबका विथ एग्जाम्पल हम प्रॉपर्टी भी लिखाएंगे, और तीसरा को कहते हैं डायामैग्नेटिक। बात समझे। अब देखिए ये तीनों में अंतर क्या है, इसीलिए इसमें हम स्पष्ट बात नहीं वहां पर लिखा सके थे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि क्या होता है आखिर, कि उसमें प्रवेश करता है या नहीं। तो होता क्या है, जब ये पदार्थ कोई भी इसमें से एक रहा, यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो क्या करता है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। या दूसरे शब्द में कहें तो क्या होता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। दो बात, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो चुका था जो कि एटम में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण आया था। अब मैग्नेटिक फील्ड दिए तो कुछ को खींच लिया, अर्थात उसके अंदर और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कुछ को रिपेल करेगा, पूरा जीरो भी नहीं होगा कभी भी। बात समझे, कुछ को रिपेल कर देगा या ज्यादा को रिपेल कर देगा, एक आध को गुजरने देगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, पैरामैग्नेटिक है तो पार्शियली कुछ कुछ अट्रैक्ट करता है, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। डायमैग्नेटिक है तो क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। बात समझे। तो यहीं पर एक तो पहले से जितना मैग्नेटिक फील्ड था वो है, अब क्या किया, ये बगल से लाइन गुजर रहा था, इसको अपने से गुजार दिया। ये इसके बगल से एक लाइन ऐसे गुजर रहा था, उसको भी अपने से गुजार दिया। तो देखिए थोड़ा सा इसमें बढ़ा, नहीं बढ़ा, एक तो पहले से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो है ही, और फिर कुछ को अट्रैक्ट किया, कुछ को अट्रैक्ट किया तो फिर से मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन जैसे ही हुआ तो इसमें बढ़ गया। तो एक मैग्नेटाइजेशन जो पहले से उपस्थित था वो क्या था, मैग्नेटाइजेशन है, और उस मैग्नेटाइजेशन में ही गुण ऐसा था जो कि क्या किया, कुछ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लिया। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो दोनों को समेशन के बराबर, एक किसका हो जाएगा, एक इंटेंसिटी और प्लस दूसरा क्या चीज, मैग्नेटाइजेशन। इस दोनों में हम लोग म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट से, तो ये आ गया। बात समझे, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बताएंगे क्यों म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात समझे। रुक रहा है वीडियो यहाँ तो बाबू ठीक चल रहा है, आपका ही वीडियो में प्रॉब्लम है। यहाँ वैसा तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी देखिए आपको देख रहे हैं उसी तरह से, तो ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ वेक्टर सम होगा, इसलिए देखते हैं वेक्टर एडिशन की है, वेक्टर साइन लगा हुआ है ना, बात समझे। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, ये मैग्नेटाइजेशन ये वाला, बात समझे। एच को ही हम लोग क्या कहेंगे, हाँ चलिए ठीक चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोग के पास हो सकता है नेट है, कभी भी स्पीड घट जाता है तो आपको रुक जाएगा वीडियो, यहाँ पर भी कभी घट जाता है तो सब लोग का रुकता होगा। अभी यहाँ पर फिलहाल ठीक चल रहा है बाबू, उसके लिए आपको टेंशन नहीं। अब देखिए एच का वैल्यू निकालिएगा, इसी एच को हम लोग कहेंगे क्या चीज, एच को इधर ले आइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये बी ऐसा लिखिए, म्यू नॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस म्यू नॉट आई, होगा या नहीं, ये आई वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है, इसको इधर ले आए। अब एच बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा बी बाई म्यू नॉट और माइनस आई वेक्टर, यही हो गया क्या चीज, क्या हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसी को लिख सकते हैं
अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है, ले लो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो अभी हम लोग देखें कि मैग्नेटाइजेशन किसको कहते हैं, तो एकांक यूनिट में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा बात हम लोग देखें क्या चीज़, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखें कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को बाय मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सम होगा एक उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का समेशन के बराबर होगा। आई और एच हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्या चीज़, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है तो वो समझिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है। तो हम लोग किए क्या, मतलब हमको एच निकालना है करंट कैरिंग वायर के कारण। तो हम लोग बायोट्स एंड सवर्ट्स लॉ से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, चूंकि हम लोग जान रहे थे क्या चीज़, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट, ऐसा हम लोग अभी साबित किए इसके जस्ट पहले। तो हम लोग क्या सोचे, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग बायोट्स एंड सवर्ट्स लॉ का उपयोग किए। किसका उपयोग किए, बायोट्स एंड सवर्ट्स लॉ का, म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब हम चूंकि एच एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब आर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग या करंट कैरिंग वायर, जैसा शेप का हो। ठीक है, तो आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, चूंकि ए यूनिट वेक्टर बराबर पढ़े थे ए वेक्टर और बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो यहाँ पर रख दिए आर वेक्टर को आर वेक्टर और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर को केवल आर भी लिख सकते हैं। तो इसको साइन थीटा को हटाकर क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्म में लिख दिए, तो डीवी का वैल्यू आ गया। अब चूंकि एच बराबर अभी हम साबित किए थे जस्ट इसके पहले, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये आ गया क्या चीज, छोटा होगा ये बड़ा के लिए, ये छोटा के लिए, तो बी एच इज इक्वल टू ऐसा। अब बी का वैल्यू रखे तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा कोई करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, दूसरा बात, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति है। ठीक है, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में तो डिफिनेशन है कप्पा का यही कि आई बट्टा एच, क्या है, आई अपॉन एच, मतलब मैग्नेटाइजेशन और बटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये हम लोग का वैल्यू है। लेकिन ये आता कैसे है, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग पहले एक स्टेटमेंट देखें कि फॉर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो कप्पा एक कांस्टेंट है, इसी कप्पा को हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बात समझ में आया, कप्पा, ये बात हो गया। द रेशियो, हाँ अब देखिए इसी को दूसरा डिफिनेशन, ये डिफिनेशन नहीं था, डिफिनेशन ये है एक्चुअली, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड क्या चाहिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये बात हो गया, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे हम इसका रिलेशन भी बताएंगे परमेबिलिटी कांस्टेंट, जब जस्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम एक बार फिर से बता देते हैं। बायोट्स एंड सवर्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसे निकालें, तो बायोट्स एंड सवर्ट्स लॉ था म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, इस पर वेक्टर साइन रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब चूंकि ए यूनिट वेक्टर बराबर पढ़े हैं ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर और बाई केवल ए इज द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर वैसा ही रख दिए। आर बराबर रख दिए हम लोग आर यूनिट वेक्टर बराबर आर वेक्टर बटा आर, तो ये आर स्क्वायर और इंटू आर क्यू हो गया, इस तरह से हम लोग इसको दिखा दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी हम लोग देखें क्या चीज़, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद देखते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है, तो परमेबिलिटी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का अनुपात होता है। परमेबिलिटी क्या होता है, अरे जो जैसे हम लोग पढ़े थे ना एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन पढ़े थे परमिटिविटी, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं परमिबिलिटी। परमिबिलिटी इसको कहते हैं परमिटिविटी, इसको क्या कहते हैं परमिटिविटी, और इसको कहते हैं परमेबिलिटी, बात समझे, इसको कहते हैं परमेबिलिटी। बात समझ में आ गया। तो ये बात समझिए कि ये होता क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का अनुपात है और कुछ नहीं है।
मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी पदार्थ में यदि मैग्नेटिक फील्ड दिए तो कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसके अनुपात को, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हुआ उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। बात समझे? तो यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी बराबर ये आ गया, तो बी बराबर हम ये लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग देखे थे कहाँ पर, ये वाला बात देखे थे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के समय कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी पदार्थ के अंदर कितना होगा, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के वेक्टर सम के बराबर होगा, तो दोनों वेक्टर को जोड़ दिए। और चूंकि अभी हम लोग कप्पा बराबर पढ़े थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो आई बराबर एक्स इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए, दोनों का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू यहाँ से रख दिए और आई का वैल्यू यहाँ पर रख दिए। इस आई के जगह पर ये वाला वैल्यू रख दिए, म्यू नॉट कॉमन ले लिए। बात समझिए, इस बी के जगह पर म्यू इंटू एच रख दिए और आई के जगह पर रख दिए कप्पा इंटू एच। बात समझे? एच कॉमन आ जाएगा अगला लाइन में, और ये म्यू नॉट पहले से इसमें कॉमन था तो कॉमन ले लिए, अब एच से एच कट गया था। अब इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू बटा म्यू नॉट। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, एप्सलन बराबर एप्सलन, क्या पढ़े थे, एप्सलन आर बराबर एप्सलन बटा एप्सलन नॉट, यही ना पढ़े थे, या एप्सलन बराबर एप्सलन नॉट इंटू एप्सलन आर, ये वाला बात पढ़े थे। यहाँ पर उसी तरह से म्यू आर बराबर क्या पढ़ेंगे, म्यू बटा म्यू नॉट, बस वही बात है। वहाँ पर परमिटिविटी पढ़ रहे थे, अभी हम लोग परमिबिलिटी, तो 1 बटा कप्पा हो जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर लिख भी दिए इसीलिए। मैग्नेटिक परमिबिलिटी बराबर क्या होता है, किसी माध्यम का ये परमिबिलिटी और बटा वैक्यूम का परमिबिलिटी, और इसका वैल्यू अभी साबित किए ही। अब देखिए, एक होता है क्यूरी टेम्परेचर, क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। ये क्यूरी टेम्परेचर तो होता ही, अभी हम लोग देखते हैं क्यूरी लॉ, इसके बाद हम लोग क्यूरी टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्यूरी लॉ होता क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घटता है, वही ना कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटती है। मतलब जो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होते जाता है, घटते जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग क्यूरी लॉ। बात समझ में आ गया? क्यूरी लॉ क्या है, उसी को हिंदी में लिख लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझे? ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ता है। जैसे प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को कहते हैं सी। अब जो वैज्ञानिक है उनके नाम से रख दिए सी, तो क्यूरी कांस्टेंट। हर एक पदार्थ के लिए ये क्यूरी कांस्टेंट अलग अलग होगा। बात समझ में आ गया? क्या बोले, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, कोई दिक्कत? फिर से हम बता देते हैं एक बार। सबसे पहले परमिबिलिटी होता है क्या चीज़, मैग्नेटिक। इसी मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रेरण के कारण आ रहा है, किसी पदार्थ के अंदर देख रहे हैं। बात समझे? किसी पदार्थ के अंदर देख रहे हैं, इसलिए इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन बोलिए या मैग्नेटिक फील्ड बोलिए। कब इंडक्शन बोलेंगे, जब किसी पदार्थ की बात होगी तब। किसी पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे होंगे तो उसी को हम लोग कह देंगे मैग्नेटिक इंडक्शन भी। मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। बी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, कोई अंतर नहीं है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अनुपात को हम लोग कह देते हैं परमिबिलिटी। उसी को हिंदी में लिखा गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रवृत्ति के अनुपात को परमिबिलिटी कहते हैं। ये बात लिख दिए। ये यहाँ से यहाँ तक की बात में कोई तरह का ये वाला बात हम एक्स्ट्रा आपको समझाए थे, इसलिए लिख दिए थे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो म्यू बराबर आ गया बी बटा एच, ठीक है। यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लिया। अब चूंकि मैग्नेटिक इंटेंसिटी के समय हम लोग पढ़े थे कि किसी पदार्थ के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के समेशन वेक्टर सम के बराबर होगा। वहाँ से ये बात ले आए। आप पहले इसका थोड़ा सा पहले आप देखे होंगे, नहीं होगा तो फिर से आप देख लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। बात समझे? B इज इक्वल टू आ गया म्यू इंटू एच। यहाँ पर दोनों का रिस्पेक्टिव वैल्यू, बी का वैल्यू उठाकर रख दिए और ये आई का वैल्यू जो अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के समय निकाले थे उसका वैल्यू रख दिए। इसको नीचे ले आए तो ये आ गया रिलेटिव परमिबिलिटी कांस्टेंट। ये आ जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 बटा कप्पा। हम रिलेटिव परमिबिलिटी किसको कहते हैं वो भी आपको लिख दिए। एक क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी पारा अनुचुंबकीय पदार्थ का जो होता है ताप बढ़ाने से घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ देखिए, क्यूरी लॉ के बाद हम लोग देखते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, उस जो ताप पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। मतलब वैसा ताप जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर जाता हो, इसको कहते हैं
क्या चीज़, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर के बाद क्या होगा, जो अभी हम लोग देखे थे कप्पा इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू C/T, यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए था, ये क्या चीज़, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए था। और अब जो हम लोग देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पहले ताप बढ़ाएंगे तो उसका सीधा बात है, ताप जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपको क्या होगा, मैग्नेटिक गुण घटते जाएगा, अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी घटते जाएगा उसका। ठीक है, कोई भी पदार्थ का यदि ताप बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी घटेगा। ठीक है, या कहिए चुंबकीय गुण उसका घटेगा, जो चुंबक का उसकी प्रकृति है वो धीरे धीरे घट जाती है। इसी कारण से एक हम बताए थे अर्थ मैग्नेटिज्म के समय कि पृथ्वी के अंदर एक बार बहुत बड़ा सेंटर पर चुंबक रखा हुआ है, ऐसा भी अवधारणा था और अभी भी है, ऐसा नहीं कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बाद में इसके क्रॉस में एक क्वेश्चन उठाया गया कि बहुत ज़्यादा यदि अंदर का ताप बहुत ज़्यादा है, अब यदि ताप ज़्यादा है तो फिर कैसे मैग्नेटिक गुण इतना हाई रहेगा, जो यहाँ पर सरफेस पर उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जा रहा है। बात समझे, जब सेंटर का ताप बहुत ज़्यादा है पृथ्वी का तो फिर सरफेस पर कैसे आ जाता है। तो यही कारण है कि जैसे जैसे किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहिए तो घटता है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी घटता है तो उसी अकॉर्डिंग और भी सब फिजिकल क्वांटिटी भी कुछ घटेगा और कुछ बढ़ेगा, मतलब सीधा चुंबकीय गुण उसका क्या होगा, घट जाएगा। ये वाला बात हो गया। अब जैसे ही क्यूरी लॉ में हम लोग ये देखे थे, अब यहाँ जैसे ही घटा तो ये एक अलग कांस्टेंट है, यहाँ पर T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। बात समझे, इसमें ये 5-6 को डेफिनेशन है। ठीक है, इसके आपको ध्यान में रखना होता है, तो और कुछ विशेष नहीं है। और इसके बाद जो हम लोग अभी मतलब आपको ये भी याद ही रखना है, ओवरऑल टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हम अभी बता दे रहे हैं। 3 तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक जिसको हिंदी में कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और पहला दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ है। हम इसके प्रत्येक को लगभग 8, 9, 10 गुण होता है, जो भी गुण है तीनों का हम बारी बारी से देखेंगे। आपको डिफरेंस भी यदि लिखने आ गया कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या अंतर है वो भी लिख सकते हैं यदि प्रॉपर्टी सबका जान रहे हैं तो, या डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या अंतर है। ठीक है, आएगा तो या तो इस दोनों के बीच आएगा या तो फिर इस दोनों के बीच अंतर लिखने आता है। ठीक है, यदि आता है तो ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं कि डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच आपको लिखने कहेगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हो सकता है आ जाए लेकिन ऐसा बहुत कम संभावना है। तो ये 3 तरह का मटेरियल होता है कोई भी पदार्थ, यदि चुंबकीय दृष्टिकोण से देखो तो 3 तरह का। एक को कहेंगे डायमैग्नेटिक जिसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, दूसरे को कहते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ भी बोल सकते हैं, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक जिसको लौह चुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं। तीनों में क्या अंतर होता है, कैसे होता है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस हम यहाँ पर नाम लिख दिए कि आगे के लेक्चर में क्या पढ़ना है।